हेलो, नमस्कार। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की डाउट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल एक छात्र ने, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, उपस्थिति में किसी भी चालक में परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। क्यों होता है, ये सवाल है हमारे सामने। देखते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक में शून्य क्यों होता है। हम सब जानते हैं कि किसी भी चालक में जो किसी भी शेप का हो सकता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज हैं और इन सभी नेगेटिव चार्ज के साथ में इनका कॉरस्पॉन्डेंस पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, वो इनके साथ में होता है। एक परमाणु में हम सब जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के चार्ज होते हैं और इस वजह से इसका जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है। ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज पूरे पदार्थ में, पूरे चालक में सभी जगह पर फैले हुए हैं। नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह है, जो मूव कर सकता है एक से दूसरी जगह पर, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन टोटली फ्री नहीं होता है। ये फ्री तब होता है जब इसे फ्री होने के लिए कोई फोर्स या कोई एनर्जी मिले। जैसे ही बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, इस पर लगाया जाता है। मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र जो है बाहर से जो लगाया गया है उसकी डायरेक्शन ये है। इस विद्युत क्षेत्र की वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, ये बाहरी विद्युत क्षेत्र है, इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह देते हैं, ई एक्सटर्नल, जिसकी डायरेक्शन जैसी आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है वैसी है। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है, उन दोनों पर एक फोर्स काम करता है। इस फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होती है और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। अब जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो चालक के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए ये इस सरफेस पर आकर के इकट्ठा होने लग जाते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं, वो दूसरी सरफेस पर नहीं इकट्ठा होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में बचा हुआ पूरा का पूरा परमाणु है, जिसका मास भी बहुत ज्यादा होता है और ये आसानी से मूव नहीं कर सकता है। लेकिन ये यहां भी हो सकते हैं, ये यहां भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो बाकी जगह की तुलना में जो नेगेटिव चार्ज है वो सारा का सारा, या हम कहें अधिकांश नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पर है और इस सरफेस पर केवल पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड चालक के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर तो एक जगह पर मूव नहीं कर सकते हैं, तो अगर हम इसको बारी बारी से समझें, मैंने यहां सारे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज को हटा दिया है, बारी बारी से समझे कि मान लीजिए किसी समय पर कुछ इलेक्ट्रॉन इस सतह पर पहुंच गए हैं और कुछ पॉजिटिव चार्ज इस परमाणु में अपनी जगह पर है। उसकी वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट देता है। इससे जो रिजल्टेंट यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र है, कहूं अगर मैं इसे ई कहूं, ई, तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है ई, इसे ई टोटल कह देते हैं हम, इसकी जो वैल्यू है वो ई एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटरनल दोनों के वेक्टर एडिशन यानी कि सदिश योग के बराबर होती है। क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए
जो टोटल यानी कि हम कहें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, चूंकि अभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा है, इसलिए ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है या हम कहें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, बाहरी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में ही है, उसकी वजह से अभी भी कुछ और फ्री इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पर इकट्ठा होने लगते हैं और इकट्ठा होने लगते हैं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस लेफ्ट वाली सरफेस पर इकट्ठा होने लगते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ने की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कम होने लगती है, लेकिन अभी भी ये वैल्यू जीरो नहीं हुई है, अभी भी इसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, इसलिए अभी और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सतह पर इकट्ठा होंगे। धीरे 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 एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो वैल्यू है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के बराबर हो जाती है, और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे ईटी हमने कहा है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ये जो पूरा मैकेनिज्म हमने समझा है वो इतनी तेज स्पीड से होता है, इतनी तेज गति से होता है कि इसको बहुत कम समय लगता है सेटअप होने में, और इसीलिए बहुत अल्प समय में, हम कहें अत्यल्प समय में ही, आप ये भी कह सकते हो पलक झपकते ही, ये एक मुहावरे के रूप में हम कह सकते हैं पलक झपकते ही जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है, जो टोटल विद्युत क्षेत्र जिसको हम कहेंगे रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। और इसी वजह से किसी भी चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान जीरो होता है। अब देखिए इसी में एक एक्सटर्नल क्वेश्चन जो मेरे पास में आया जब मैंने क्लास में इस टॉपिक को लिया, तो मेरे पास में एक एक्सटर्नल क्वेश्चन निकल करके आया कि अगर ऐसा हो कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वैल्यू यहां पर बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे, तो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा हो जाएगी। तब तो ऐसा होना चाहिए कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू नॉन जीरो हो, जीरो नहीं हो, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए आपके पास में एक बर्फ का टुकड़ा है। ये जो बर्फ का टुकड़ा है इसको हम एक ऐसी चीज से टच कराते हैं जिसका टेम्परेचर इस बर्फ के टुकड़े से ज्यादा है। ये जो बर्फ का टुकड़ा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है एक तरीके से, मान लीजिए जितनी बार हम इस रॉड कह दीजिए या कोई वस्तु कह दीजिए, इस रॉड से इस बर्फ के टुकड़े को हम टच कराते हैं, उतनी ही इस बर्फ की जो क्वांटिटी है या हम कहें इसका जो मास है कम हो जाता है। हमने एक बार टच कराया तो जो बर्फ का मास है वो कम हो गया। मान लीजिए बर्फ का जो वेट था वो था 1 kg, 1 kg से घट के 900 ग्राम हो गया। दूसरी बार टच कराया और कम हुआ, तीसरी बार और कम, चौथी बार और कम, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, धीरे धीरे कम होता। अब जैसे ही हमने लास्ट बार इसे टच कर, हम कहें कि जब इसका जो वेट है वो या इसका द्रव्यमान जो है वो 1 ग्राम रह गया, हमने इसे टच कराया तो ये जो है वो पानी में चेंज हो गई है और गायब हो गई है, इसका वेट हो गया जीरो। अब अगर मैं इसे और टच कराऊं तो इस रॉड, तो आप सोचेंगे कि बर्फ तो है ही नहीं, टच कहां कराओगे? और जब टच नहीं करा तो क्या इसका मास नेगेटिव? तो हम कहेंगे इसका मास नेगेटिव। यहां पर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ्री इलेक्ट्रॉन को
एक्चुअल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का जो काम है इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का जो काम है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं है। शुरुआती तौर पर तो ये काम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, लेकिन बाद में जब हम ये कहें या शुरुआती दौर पर भी हम कहें कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनको मूव कराने का जो काम है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का है। चूंकि कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ्री इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज के साथ में थे वो मूव करने लगते हैं, और मूव करने की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ये इस सरफेस पर इकट्ठे हो जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को कम करने लगता है। या हम कहें कि ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में कमी कर देता है। धीरे 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 रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होने लगती है और इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पर इकट्ठे होने लगते हैं, और पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ है उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। एक सिचुएशन ऐसी आती है जैसे कि अभी भी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है। अब जो आपका सवाल था हम उस पर आते हैं। जैसा कि आपने कहा कि अगर इस सरफेस पर जहां पर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर अब और इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हों, तो हम कहेंगे कि और इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करने के लिए या उन्हें मूव कराने के लिए जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो है ही नहीं। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो 0 हो चुकी है। अब जब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो गई है और इलेक्ट्रॉन इस सरफेस, तो हमारा जवाब होगा अब और कोई इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पर नहीं आ सकता है। यानी कि जब तक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के बराबर नहीं हो जाती है, केवल तब तक ही या उतनी संख्या में ही इलेक्ट्रॉन इस लेफ्ट वाली सरफेस पर जो हमने चित्र में बनाई हुई है, जो डायग्राम में बनाई हुई है, पर इकट्ठे होते हैं। और जब ये बराबर हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसके बाद में इकट्ठा होना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करा, या हम कहें उसको मूव कराने वाला जो फोर्स है वो फोर्स F इज इक्वल टू क्यू इंटू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स 0 हो गया। अब चूंकि ये फोर्स 0 हो गया तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन और ज्यादा संख्या में इस सतह पर इकट्ठा नहीं होगा तो ऐसी सिचुएशन में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 0 पर आकर के रुक जाएगी, इससे ज्यादा ये आगे नहीं बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि आज की इस डाउट क्लास में ये जो इंटरेस्टिंग सा एक सवाल है इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। अगली डाउट क्लास में हम नए तरह की कोई चीज सीखेंगे। आपके जो सवाल हैं वो आमंत्रित हैं। धन्यवाद।